हेलो साथियों, मैं पार्थोस पांडे आप सभी के अपने टारगेट कोचिंग स्वागत है। आज मैं आपको एवरेज के टॉपिक पर डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं एक्सरसाइज लेकर आया हूं। और वो एक्सरसाइज जो आपको बेस्ड होगा जो आरआरबी के या जो विविध एग्जामिनेशन सेंटर में संपन्न हुए हैं, चाहे यूपी पुलिस रहा हो, चाहे आरआरबी को कोई भी पेपर हो, चाहे आपको कह सकते हैं जेई, एलपी, आरपीवीएसआई, ग्रुप डी, ओवरऑल कोई भी पेपर रहा हो, उसके बेस्ड पैटर्न में एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन वही होंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। इसलिए वीडियो को फ़ायदा लेने के लिए लास्ट में अंतिम तक वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप अधिक से अधिक उसका फ़ायदा उठा सकें। क्लियर? आई होप दैट जितना अभी तक आपकी क्लास नंबर 6 हुई है उसका आपने सब अच्छे से एक्सरसाइज किया होगा, जिससे आज की क्लास समझने में आपको आनंद आएगा। जो नए छात्र जुड़े हुए हैं आपको हमने लिंक पे 6 वीडियो डाल दिया है, आप वहाँ से उसको वीडियो देखें, फिर उसको देखें, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। समझ में क्या आएगा, ये जो आपका एवरेज टॉपिक है आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। आज के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे टॉपिक में डाउट था या मैथ मेरी प्रॉब्लम इशू टॉपिक है। क्लियर? तो चलते हैं क्वेश्चन प्लेट डाट लिया आपको। क्वेश्चन बच्चा क्या कर रहा है, एक खिलाड़ी के 30 पारी का रन 940 है। एक खिलाड़ी के 30 पारी का रन 940 है। अधिकतम स्कोर, जो अधिकतम स्कोर है न्यूनतम स्कोर से 40 रन, जो अधिकतम स्कोर बचा न्यूनतम स्कोर से 40 रन अधिक है। अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 40 रन अधिक है। उन दोनों पारियों को शामिल न किया जाए। उन दोनों पारियों को, अधिकतम स्कोर जो न्यूनतम स्कोर है, उन दोनों को पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 28 पारी का रन औसत 38 हो जाता है। शेष 28 पारी का रन औसत 38 हो जाता है। तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर पूछा है, तो आपसे अधिकतम स्कोर पूछ दिया। एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट करो, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा तो एंजॉय आएगा क्वेश्चन करने में। एक खिलाड़ी की 30 पारी का रन औसत 40 है। अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। उन दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 28 पारी का रन औसत 38 हो जाता है। तो पूछा न्यूनतम स्कोर क्या है। चलो करते पहले हम इसको। 30 पारी का 940 है। पहले हम 30 पारी का योगफल पता कर लेते। 30 पारी का योगफल कितना होगा, 1200 होगा। 30 पारी का मेरा योगफल कितना होगा, 1200 होगा। अब अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है और उन दोनों पारी को शामिल किया जाए, मीन्स 28 पारी की बात कर रहा है। 28 पारी का 900 बच्चा कितना बोला है, 38 बोला है। 28 पारी का हम लोग पता कर ले, 38 कितना होगा, 28 गुणे 38, 64, 64 की 6, 8 की 24, 24 से 30, 38 की 76, 4, 6, 10, 1064। क्लियर? 1064 जो होगा बच्चा होगा ये 28 पारी का रन का योग होगा। क्लियर? अब क्या कर रहा है कि 28 पारी का योगफल इतना है, 30 पारी का योगफल इतना है और 28 पारी का योगफल इतना है। अगर हम 30 के योगफल से 28 के योगफल घटा दें तो जो मेरी दो पारी की योगफल आ जाएगी, जो दो पारी निकाली गई है उसका योगफल हमें मिल जाएगा, मिलेगा। इसको बच्चा अगर घटा ले हम तो आ जाएगा 6, आ जाएगा 9, 9 का 3 उधारी दिया था 11, 136। ये जो 136 आएगा दो पारी का योगफल आएगा। क्या आएगा, दो पारी का योगफल जो आपका आएगा 136 आएगा, जो आपको शामिल नहीं किया गया था। क्लियर हुआ? इसी बेस्ड पर आपको देखिए क्वेश्चन ये है। क्लियर? 136 आपको दो पारी को। अब यहाँ क्या करा है, जो अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। अधिकतम स्कोर है जो न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। तो चलो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, न्यूनतम स्कोर को मान लेते हैं न्यूनतम स्कोर सपोज दैट आपका एक्स रहा, न्यूनतम स्कोर सपोज दैट एक्स रहा, और अधिकतम जो स्कोर बच्चा रहेगा, अधिकतम जो स्कोर रहेगा एक्स प्लस 100 रहेगा। तभी तो जो अधिकतम स्कोर है न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक होगा। और इन्हीं अधिकतम और न्यूनतम स्कोर का योगफल आपको कितना मिला, यहाँ पे इन्हीं दो पारी का योगफल मिला है 136। 136। अब इसको करें बच्चा तो मेरी जगह 2x प्लस 100 बराबर 136, या 2x बराबर हो जाएगा उधर क्या मेरा 136 माइनस 100 बराबर इधर आ जाएगा 36, मतलब 2x बराबर 36 आ गया। x बराबर 18, x बराबर 18, मतलब ये हो गया न्यूनतम पारी जो 18 रन थी और अधिकतम पारी क्या थी, और अधिकतम पारी क्या थी बच्चा,
अधिकतम पारी क्या थी आपकी, ये थी अधिकतम पारी x + 100 थी। x की मेरी वैल्यू कितनी है 18 ही है, और अधिक जो मैक्सिमम मेरी वैल्यू थी x प्लस ये थी, मतलब जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 18 + 100 मतलब 118। क्लियर हुआ। जो अधिकतम वैल्यू आपकी बच्चा कितनी होगी 18 होगी, सॉरी अधिकतम 118 होगी और मिनिमम वैल्यू पारी कितनी होगी 18 की होगी। क्लियर हुआ। एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ये है। 30 पारी का औसत हमने पता कि बच्चा 40 जिसका दिया है, इनका योगफल मेरा हो जाएगा 1200। 28 पारी का योगफल हम देखेंगे तो 10 64 हो जाएगा। अगर हम 30 के योगफल से 28 के योगफल घटाएंगे तो जो मेरी 2 शेष पारी रिमूव किया गया था उसका योगफल आ जाएगा 136। उनका योगफल कितना आ जाएगा 136। अब यहाँ क्या कंडीशन बोला है कि जो अधिकतम पारी बच्चा है न्यूनतम पारी से 100 रन अधिक है। जो अधिकतम पारी है न्यूनतम पारी से 100 रन अधिक है। तो क्या हमने न्यूनतम पारी को हमने x माना, तो अधिकतम पारी मेरी हो जाएगी x + 100 हो जाएगी, होगी। अब इन्हीं 2 पारी को बच्चा योगफल कितना दिया है, इन्हीं 2 पारी का योगफल हमने पुट किया यहाँ पे, यहाँ से 136 किया। अब करें क्या इसको हम, x + x 2x + 100 बराबर 136, पक्षांतर में किया 2x बराबर आ जाएगा 36, तो x बराबर बच्चा कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 18। ये जो x हमने कंज्यूम किया था, माना था छोटी संख्या को x ने माना था। जब छोटी संख्या मेरी x होगी बच्चा और बड़ी संख्या, छोटी संख्या मेरी 18 हो गई और बड़ी संख्या जो मेरी है x + 100 या 18 + 100, मतलब बड़ी जो संख्या है बच्चा हो जाएगा 118 हो जाएगा और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। या तो बड़ी संख्या पूछ सकता है या तो छोटी संख्या, कोई भी एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस पेपर पर। क्लियर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको कि 12 पाली के खिलाड़ी का सवाल को समझा करिए। सवाल जब समझेंगे ना, और समझेंगे कैसे, जब आप एक्सरसाइज पिछले क्लास को अच्छे ढंग से किया तो। अगर पिछले क्लास में आपने अच्छे ढंग से नहीं समझा तो इसमें थोड़ी मुश्किल होगी आपको। इसलिए बार बार कहा जाता है एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है मैथ को लेकर। अगर मैथ में एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी आपको मैथ को टॉपिक कवर करने में। देखो क्या करें एक्सरसाइज, 12 पाली के प्रति पालीकरण औसत, 12 पाली के प्रति पालीकरण औसत कितना बोल रहा है 55 बोल रहा है। मतलब ये बोल रहा है प्रति पाली जो औसत होती है बच्चा, प्रति ये नहीं ही होती है, प्रति पाली ही आपकी औसत कहलाती है, पर वैल्यू कर सकते हैं आप। मतलब 12 पालीकरण औसत कितना हो गया 55 हो गया। 14 पाली के बाद, 14 पाली के बाद उसका करण औसत बढ़कर 60 हो गया। मतलब ये कह सकते हैं 12 पालीकरण औसत 55 है और 14 पालीकरण औसत 60 है। यदि बल्लेबाज ने 14वीं पाली में पिछली पाली की तुलना में 20 रन अधिक बनाया, 14वीं पाली में पिछली पाली मीन्स 13वीं पाली की तुलना में 20 रन अधिक बनाया, तो क्या कर रहा है 13वीं पाली में औसत, मतलब कम वाली पूछ रहा है आपसे। सेम टाइप आपका है, ये भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन आ रहा है, अभी एग्जाम का है। चलो पहले 12 पाली के योगफल पता करो। 12 पाली का योगफल औसत दिया 55, इनका योगफल पता कर बच्चा। 55 दूनी 110, कैरी 11, 55 एक 55 11 66, मतलब हो गया 12 पाली का योगफल कितना हो गया 660। अब क्या कह रहे हैं 14 पारी के बाद, 14 पारी के बाद उसका औसत बढ़कर 60 हो गया। मतलब 14 पारी का औसत दिया 60, इनका योगफल बच्चा पता कर ले हम 84 840, 14 छक्का 84 840, मतलब ये हुआ 12 पाली का योगफल हो गया 660, 14 पाली का योगफल हो गया 840। अब बोला क्या है, जो 14वीं पाली है 13वीं पाली से 20 रन अधिक बनाया हुआ है। 14वीं पाली 20 रन से अधिक बनाया हुआ है। अब क्या करें बच्चा हम, अगर अपन इन 14 पारी से 12 पाली के योगफल घटा दे, 2 पारी की लैप्स होगी और जो 2 पारी की लैप्स होगी वो इन दोनों के अंतर की होगी। जो 14वीं पाली की वैल्यू होगी इन दोनों
पदों के अंतर के बराबर होगी। 14 में से 12 जो घटाएंगे, जो योगफल मेरा आएगा वो आपकी शेष 13 और 14 पाली की योगफल होगी, पिछले क्लास क्वेश्चन की तरह। अब इसको घटाएंगे बच्चा, मेरा इसमें घटाया 0, इसमें घटाया 14, 14 में से 8 आ गया, उधर दिया आपका था 170, 180, 180, 0, 14, 8, 7, 1, सही है। ये जो आपका जो आया बच्चा ना, ये आपकी आई 13वीं पाली प्लस 14वीं पाली का योगफल आया है। जो 180 आपका है 13वीं पाली और 14वीं पाली का योगफल आया हुआ है, सही है। अब यहाँ क्या बोल रहा आपको, यहाँ क्या बोल रहा हमें, 14वीं पाली में पिछले पाली की तुलना में, जो 14वीं पाली है पिछले पाली की तुलना में 20 रन अधिक बनाया, 20 रन अधिक बनाया। देखो क्या है, हमने क्या बच्चा यह माना, 13वीं पाली हमने माना x माना औसत, 13वीं पाली में हमने औसत क्या माना, x माना, और 14वीं पाली में बोला है पिछले पाली की तुलना में, मतलब 13वीं पाली की तुलना में 20 रन अधिक बनाया है, मतलब 14वीं कितना बनाया, x प्लस 20 बनाया, x प्लस 20 बनाया है। और इन्हीं दोनों पालियों को मिलाकर बच्चा, मतलब 13 और 14 पाली को मिलाकर हमने योग पता कि यहाँ पे 180, 13वीं और 14वीं पाली को योगफल हमने देखा, कितना देखा है, 180। अब बच्चा जोड़ दे इसको, x प्लस x, 2x प्लस 20 बराबर आपका आ जाएगा 180, पक्षांतर क्या 20 उधर जाके, तो 2x बराबर 180 माइनस 20 बराबर आ जाएगा 160, मतलब 2x बराबर 160, x बराबर आ जाएगा 80, x बराबर आ जाएगा 80। मतलब जो ये बच्चा हो गया, जो मिनिमम पाली होगी, मतलब जो 13वीं पाली कितनी हो गई, 13वीं पाली तो हमसे पूछा था, हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे, 13वीं पाली, तो 13वीं पाली हमने क्या माना था, x माना था, और उसी x की वैल्यू ने पुट किया यहाँ पे 80, मतलब ये हुआ 13वीं पाली की जो वैल्यू होगी 80, इसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा, 80 इसका आंसर होगा। क्लियर या अब यहाँ जो पिछला सवाल रहा हो या जो रिसेंट का सवाल रहा हो, इसको एक कंसेप्ट से और शॉर्ट में कर सकते हैं अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तो। चलो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपको ये पता है कि जो एक पाली है, मतलब जो 14वीं पाली है, जो 14वीं पाली है 13वीं पाली की तुलना में 20 अधिक है, 14वीं पाली है 13वीं पाली की तुलना में 20 अधिक है। अब अगर अधिक होता बच्चा, अगर अधिक होता है तो यहाँ से घटा दो, जितना भी अधिक होता है आ जाएगा 60 हो जाएगा, बिना कोई स्टेप के। मैं आपको बिना स्टेप के सिखा रहा हूँ, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अधिक है तो घटा दो, अगर कम कर है तो जोड़ दो। अगर कहते 14वीं पाली 13वीं पाली की तुलना में 15 कम होता तो यहाँ मैं जोड़ देता। मैं भी समझा रहा हूँ, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, मैं यहाँ जोड़ देता। अब जोड़ने या घटाने के बाद जो भी वैल्यू आपकी आएगी उतने में पद का भाग दे दो। अब क्या करो, पद का भाग दे दो। पद का भाग दे देंगे, जो आपकी वैल्यू आएगी बच्चा वो सबसे छोटे की आएगी, जो वैल्यू आपकी आएगी सबसे छोटे की आएगी। सबसे छोटा मीन्स 13वां आपका बोला था, 13वां क्या बोला था, 13वां की वैल्यू बोला था सबसे छोटा 80, और 14वां जो हो जाएगी इससे ये 20 अधिक है या 15 अधिक, जो भी उसने बोला है, तो 80 प्लस 20 आपका कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। मतलब जो 14वीं पाली हो गई 13वीं पाली की तुलना में 20 अधिक होगी। तो क्वेश्चन ये पूछा था 13वीं पाली में कितना होगा, ये होगा, 14वीं पाली पूछता आपका ये आंसर होता। क्लियर होगा, मुझे आशा होगी आप सभी को समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपकी ऑनलाइन क्लास जल्दी से प्रारंभ हो जाए, और कमेंट करिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। क्लियर, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चले बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। देखो क्या करा, किसी 90 मीटर पुल में कोई कैंडिडेट है किसी 90 मीटर पुल में तैरती है, कोई कैंडिडेट है
किसी 90 मीटर पुल में तैरती है। एक छोर से दूसरे छोर तक तथा फिर वहां से वापस आने में 1 मिनट में 80 मीटर दूरी तय करता है। 180। एक कैंडिडेट कोई है 90 मीटर पुल में तैरता है, ये 90 मीटर पुल है, 90 मीटर पुल में तैरता है, एक छोर से दूसरे छोर मतलब यहाँ से यहाँ जाने और फिर वापस वहाँ से आने में, यहाँ से मतलब ए से बी तक जाने में, फिर बी से ए तक आने में 1 मिनट में 180 मीटर तय किया। 1 मिनट में 180 मीटर तय किया। मीन्स ये हो गया यहाँ से यहाँ 90 गया, 90 से फिर यहाँ से यहाँ फिर 90 हो गया, 90 180 हो गया। और कंडीशन बोला भी है कि एक यहाँ से यहाँ जाने में 1 मिनट में 180 मीटर दूरी तय की। तो औसत चाल बोला गया। औसत चाल पर बच्चा होता है ना, कुल चली गई दूरी बटा लगा समय होता है। एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डी बाई के टोटल टी होती है। टोटल टी होती है। अब देखो यहाँ पे टोटल डी मेरा दिया 180 मीटर और ये मेरा क्या दिया है 1 मिनट दिया है। लेकिन जो बच्चा आंसर दिया है ना मीटर पर सेकेंड, इसके बाद मैं आपको टॉपिक समय दूरी चाल लेकर चलूँगा। और समय दूरी चाल बच्चा अगर आप पूरी मेरी क्लास देख लेते हो, एक भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी मेरी दवाई है। चाहे समय दूरी चाल करने जाओ, चाहे ट्रेन करने जाओ, चाहे बोट स्ट्रीम क्यों ना, नाव धारा करने क्यों ना जाओ, इन तीनों टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में मिस नहीं होगा। और टोटल कंसेप्चुअल होगा, जिसको मैक्सिमम 10 से 12 सेकंड में कोई भी सवाल जो स्टैंडर्ड कंपटीशन का होता है 10 से 12 सेकंड में आप उसको अटेंड कर लेंगे सही से। इसलिए जो अगली क्लास होगी आपकी समय दूरी चाल की होगी, उसको आप जरूर देखें और शेयर सब्सक्राइब करना भूलें नहीं, जिससे अधिक से अधिक छात्र आपके इसकी फ़ायदा ले सकें। क्लियर? तो चलो, एवरेज स्पीड में मेरी होती है टोटल। देखो जो एवरेज स्पीड बच्चा तो 2 टाइम आपका इस कह सकते चाल की मात्रक होती है। एक होती क्या है, अभी मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, फिर आगे चल मैं बताऊँ जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो। देखिए क्या होती है, एक आपकी होती है किमी पर आवर होती है, एक जो स्पीड होती है किमी पर आवर की होती है, और जो दूसरी की स्पीड वैल्यू होती है मीटर पर सेकेंड की होती है। मतलब ये हुआ अगर आपकी दूरी मीटर में है तो आपकी समय जो होनी चाहिए सेकंड में होनी चाहिए। मीटर पर सेकंड मीन्स ये हुआ इतने मीटर को इतने सेकंड में तय किया। चाल बराबर क्या होती है, अगर किसी कैंडिडेट कोई है उसकी चाल 75 किमी प्रति घंटा है, 75 किमी प्रति घंटा, प्रति मीन्स पर यूनिट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ 75 किमी को 1 घंटे में तय करता है। मात्रा की ये सेंस होती है। अब यहाँ क्या बोला है मीटर पर सेकेंड, मतलब किसी मीटर की यूनिट को किसी सेकेंड में तय करता है। या यहाँ कहा जाए किमी पर आवर, मतलब किसी दूरी को किसी भी घंटे में तय करता है। क्लियर हो, ये अब आपकी हो गई हो। अब यहाँ बोला है जो भी आपके पास मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड होगा। अब यहाँ क्या बोला, हमें मीटर बोला है और यहाँ क्या बोला है, मुझे मिनट बोल रहा है। यहाँ ऊपर मीटर बोला है और नीचे क्या बोला है, मिनट बोल रहा है। लेकिन मेरी होनी क्या चाहिए, ये मेरी बच्चा मीटर है तो मेरी क्या होगी सेकेंड होनी चाहिए। अब सेकेंड मतलब ये मेरी हो जाएगी 60 सेकेंड, 60 सेकेंड मेरी हो जाएगी। अब इसको जो बच्चा सॉल्व करे मीटर पर सेकेंड मतलब हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकेंड। इसका जो आंसर बच्चा होगा 3 मीटर प्रति सेकेंड। ये लेकिन ऑप्शन वहाँ पे दूसरे एंगल से दिया था, इसको आप ये कर सकते बच्चा ना समझने के लिए। ये चीज़ है। अब सेकेंड बच्चा जब ऊपर जाएगी तो ऐसे हो जाएगा 3 मीटर s-1। क्लियर? ये आपका ये कंडीशन, ये जो आपका वैल्यू है इसको मैं इस फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकता हूं आपका। हालांकि ये आंसर सही है, लेकिन जो ऑप्शन दिया था जो रेलवे के स्टैंडर्ड्स में चला क्वेश्चन को ट्रैप करने का, उस एंगल पे ऑप्शन ये दिया था। क्यों? क्योंकि जब बच्चा ये ऊपर जाएगी तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। इस चीज को मैं लिख सकता था, एस को मैं ये लिख सकता था। अब जब बच्चा ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस। क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझिएगा
अब ऑप्शन ये दिया है, घबरा नहीं जा रहे यार मेरा तो ऑप्शन दिया नहीं है, मैं कहीं गलत तो नहीं सॉल्व कर रहा, नहीं सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अब उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे जिस तरह से एग्जाम आपसे ऑप्शन लेना चाह रहा है। आपका एक किमी भी आंसर सही, सपोज दैट आपका एक किमी भी आंसर सही है और 1000 मीटर भी आंसर सही है। अब एग्जामिनर किस मोड से आपसे ऑप्शन ले रहा है ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे या कंपटीशन पैटर्न पे, इसलिए आप सब समझिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चले, आई होप दैट आप सबको समझ में आई होगी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले लेकर, अगर आज आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बच्चा देखा जाए क्या कर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा को 16 पाली में औसत 25 अंक मिले। नेहा को 16 पाली में औसत 25 अंक मिले। प्रियल को औसत 23 अंक मिले। प्रियल को एक अदर कैंडिडेट है, उसको औसत 23 अंक मिले, लेकिन उसने केवल 12 परीक्षा में भाग लिया था। अब क्या कर रहा है कि प्रियल को स्नेहल के बराबर पहुंचने के लिए, शेष 4 पारी में कितने औसत अंक लाने होंगे? नेक्स्ट रिपीट कर रहा हूं इसी क्वेश्चन को। नेहा ने 16 पाली में 25 रन बनाया। देखो क्या कर रहा है, नेहा जो भैया है 16 पाली में 25 रन बनाया इसने। फिर स्नेहल जो कैंडिडेट अदर कोई है, इसने क्या किया, 12 पारी में 23 रन मात्र बनाया, 23 औसत बनाया। 12 पारी में मात्र 23 औसत बनाया। अब क्या करा है कि ये दोनों कैंडिडेट बराबर होने के लिए स्नेहल को शेष बचे के 4 पारी, स्नेहल को शेष पारी में कितने औसत रन बनाने होंगे? पहले हम ये पता करें स्नेहल को 4 पारी में कुल कितने रन बनाने होंगे, तभी मैं वहां से औसत पता कर पाऊंगा। अब देखते हैं यहाँ बच्चा, स्नेहल ने 16 पाली में इतना बनाया तो इसका पता करते हैं। 25 छक्का 150, 50 का 15 कैरी, 25 25 15 40 होगा। मतलब ये हुआ स्नेहा ने कुल 16 पाली में कुल 400 रन बनाया, 400 अंक पाया, जो भी आपका है 400 अंक पाया। फिर स्नेहल जो 12 में 23 है, 23 दूनी 46, 46 की कैरी आया 6, कैरी आया 4, 23 से कम 23 4 27, 276। मतलब ये हुआ स्नेहा ने 16 परीक्षाओं में 400 अंक पाया, जबकि स्नेहल ने 12 परीक्षाओं में मात्र 276 अंक पाया। क्लियर? मात्र 276 अंक पाए। अब अगर बच्चा पता करें हम 16 पाली के योगफल से 12 पाली के योगफल घटाए तो मेरी 4 पाली जो लॉस हो हरास हुआ है उसकी वैल्यू हम पता कर सकते हैं। जो 4 पाली के जो बनाना है उससे भी है वो पता कर सकते हैं 4 पाली में उसे कितना रन अभी बनाना है। अब इसको घटाएंगे बच्चा, मेरा आ जाएगा ये आपका 10, 10 का 4, 9, 9 को 2, कैरी 1। क्लियर? मतलब ये हुआ 4 पारी मात्र बच्चा उससे बनाना है कितना, 124 अंक लाना है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब ये भी अगर इसमें हम 124 जोड़ दें तो इसका और इसका दोनों बराबर हो जाएगा 400 अंक, और पाली भी आज 4 जुड़ेगी, 16 पाली इसकी 16 पाली इसकी, मीन्स दोनों के औसत बराबर हो जाएगा। यही आपसे एग्जामिनर ने पूछा है। अब 4 पाली में इतना रन बनाया है तो पूछा क्या है, औसत पूछा है, तो बटा पद कर दे बच्चा, 4 तिया 12, 4 कम 4। मतलब ये हुआ 4 पारी या शेष उसे 4 पारी में 31 की औसत रन बनाने होंगे, तब जाके प्रियल और स्नेहल के दोनों अंक बराबर होंगे औसत के। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो चलो देखो गलत है करा क्वेश्चन। एक अक्षर में 18 लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बच्चा आज सभी एग्जाम के पैटर्न में प्रैक्टिस एक्सरसाइज करा रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन मैं जस्ट बोल रहा हूँ अभी, ये आपके आरआरबी के प्रीवियस पेपर में आया हुआ है।
इसे ध्यान रखिएगा, वीडियो लास्ट देखिएगा जिससे आपको कोई भी टाइप मिस ना हो सकता है जो मिस हो वहीं आपके पेपर में आ जाए। क्लियर? तो ऐसा ना हो कि पूरा पढ़ाना सब बेकार हो जाए, इसलिए किसी भी क्लास को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें जिससे आप अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठा सकें। कोशिश मेरी यही होगी कि आपको केवल वही हम पढ़ाएं जो लेटेस्ट पैटर्न पर चल रहा है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है मेरे क्वेश्चन के। क्लियर? तो चलो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कक्षा में 18 लड़के कुछ लड़कियां थी। चमक रहा होगा, धूप हो गई है बाहर। एक कक्षा में 18 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक कक्षा में 18 लड़के और कुछ लड़कियां थी। लड़कों का औसत 12, लड़कों का एवरेज 12 और लड़कियों का एवरेज 14 था। कुल औसत 13.1 थी। कुल औसत 13.1 थी। तो छात्रों की कुल संख्या, तो पूछा गया है छात्रों की कुल, क्लियर? छात्रों की कुल क्या पूछी? छात्रों की कुल संख्या पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो देखो क्या करें। यहाँ कह रहा कक्षा में कुल 18 लड़के हैं। कक्षा में कुल 18 लड़के हैं जिनमें बॉय का जो औसत है, जो लड़का शुरू क्लास किया और फर्स्ट क्लास में मैंने वीडियो नंबर 1 में टाइप पढ़ाया हुआ है। जो नया छात्र आज पढ़ रहा है वीडियो नंबर 1 को देखिए, तभी बच्चा ये करे एक्सरसाइज, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं है कि आप रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हो, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसे रेगुलर क्लास करिएगा तभी मेरी क्लास समझ आएगी और आगे चलकर आप सक्सेस होंगे। सक्सेस होना चाहते हैं तो रेगुलर नियमित क्लास देखें। कोई भी चीज़ अगर नियमित होती है तभी बच्चा उसका अच्छा रिजल्ट आता है, ये हम सब जानते हैं। क्लियर? चलो यहाँ देखो, जो बॉय का जो औसत बोल रहा है, बॉय का औसत बोल रहा है बच्चा आपका 12, और जो गर्ल्स का औसत बोल रहा है यहाँ पे हमें 14। जो गर्ल्स का औसत कितना बोल रहा है? 14 बोल रहा है। और कुल का औसत बोला कितना? 13.1 यही बोल रहा है। तो मैंने एक तरीका आपको वहाँ बताया था कि अगर पॉइंट में सवाल आ जाए तो ऐसा करो, सब में 10 को गुणा कर लो। पद तो आपको बराबर करना है, यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10 गुणा कर दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। हाँ अगर किसी एक में करते तो फर्क मेरा पड़ता है, हम सबको पता है। यहाँ पर 10 गुणा की बच्चा ये आपका ये हो जाएगा, यहाँ 10 गुणा का आपका ये हो जाएगा, यहाँ 10 गुणा के मैंने मेरा ये हो गया। अब मैं क्या करूँ बच्चा, इसको घटाऊंगा आ जाएगा 9, इसको मैं घटाऊंगा आ जाएगा 11, आएगा 11। अब मैंने ये बोला था भले हम तिरिया घटा रहे बच्चा, लेकिन जिसके सामने जो होती है वो उसी की वैल्यू होती है। मतलब ये हुआ गर्ल्स का जो रेशियो होगा 11 का होगा, जो गर्ल्स का रेशियो कितना होगा 11 होगा, और जो बॉयज़ का रेशियो बच्चा कितना होगा 9 का होगा। अब ये क्या बोला गया है, लड़कों की संख्या 18 है, लड़कों की संख्या 18 है और लड़कों का रेशियो कितना बता रहा है 9 बता रहा है। मतलब पूरे कक्षा में 9 के अनुपात में लड़के थे, अब पूरे कक्षा में बता रहा लड़का 18 है। मीन्स ये हम कह सकते बच्चा 9 यूनिट बराबर 18 है, तो 1 बराबर 2, 1 बराबर 2 हो गया। अगर पूछता लड़कियों की संख्या मुझे बता दो, लड़कियों की संख्या मुझे बता दो, तो 1 बराबर 2 बच्चा हो गया, तो 11 बराबर कितना होगा, 11 बराबर कितना होगा 22 लड़कियां होंगी, 22 लड़कियां होंगी। लेकिन सवाल ने हमसे ये पूछा बच्चा है कुल छात्रों की संख्या, छात्र मीन्स हो गया गर्ल्स एंड बॉयज को मिलाकर, मतलब लड़की और लड़का की मिलाकर जो संख्या होती है उसको हम छात्र कहते हैं। विद्यार्थी क्या पूछा गया यहाँ पे, यहाँ पूछा गया आपका तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, छात्र छात्रा लगे लेकिन छात्रों मीन्स दोनों को मिलाकर बात कर रहा है, और दोनों को जो मिलाकर मेरी संख्या बनेगी बच्चा 20 यूनिट की बनेगी। दोनों को मिलाकर 9 + 11
दोनों को मिलाकर मेरी जो कक्षा की संख्या बनेगी वो 20 यूनिट के बराबर होगी। हमें पता है बच्चा 1 यूनिट बराबर 2 है, तो 20 यूनिट बराबर कितनी होगी? 40 होगी। मतलब पूरे कक्षा के छात्रों की विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 40 का आंसर हो गया सीधे सीधे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर ले, नो डाउट लग रहा है। चलो देखिए, सेम आपका इसी पैटर्न में क्वेश्चन और आपका आया हो पेपर में। इरेज करें इसको। देखो क्या कर रहा है, यहां पे डाटा दिया 28। एक कक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़के आते हैं। परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 12.5, परीक्षा में लड़कों का औसत 12.5 और लड़कियों का औसत 14.5। एकदम क्लोज डाटा दिया है, सेम उठा के दे। लड़कियों का औसत 14.5 और समग्र औसत 13.1। समग्र औसत जो ओवरऑल औसत है 13.1। थोड़ा सा डाटा चेंज किया है। पैटर्न देखो सेम उठा के चलता है, थोड़ा डाटा चेंज कर, इसलिए कहा पैटर्न समझो। पैटर्न पकड़ लो बच्चा, एग्जाम क्रैक करना आसान हो जाता हमारे लिए। बस दिल से पैटर्न पकड़ो, क्या पूछा जा रहा है। अब जानते हो उसको इग्नोर कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। देखो क्या दे रहा है, बॉयज का एवरेज दे रहा है बच्चा 12.5 और गर्ल्स का एवरेज दे रहा है 14.5 और जो ओवरऑल औसत दे रहा है 13.1। क्या करो, सब 10 का गुणा कर लो या हटा दो। ये दशमलव की दाहिनी तरफ एक डिजिट यहाँ पर, दशमलव की एक भी यहाँ पर, दशमलव की एक भी यहाँ डिजिट है, तो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्जी 10 का गुणा कर लो। 10 गुणा करके 10 गुणे हटा ये हुआ। अब इसका डिफरेंस निकाले बच्चा, आ जाएगा 14। 145 और 131 का अंतर हो जाएगा 14 हो जाएगा। और इसका जो अंतर बच्चा हो जाएगा 6 हो जाएगा। रेशियो निकालें, 3 दूनी 6, मतलब 2 तैया 6, 2 7। मतलब ये हुआ ये लड़की का रेशियो है, अनुपात में जिसके सामने जो होगा उसी बनेगा। मतलब उस कक्षा में लड़कियों का रेशियो होगा या लड़कियों की संख्या जो होगी 3 अनुपात के बराबर होगी, और जो लड़कों की संख्या को कितने अनुपात के बराबर होगी? 7 अनुपात के बराबर होगी। और जो पूरी कक्षा बनेगी बच्चा, इन दोनों को मिलाकर मतलब जो पूरी कक्षा बनेगी 10 यूनिट की या 10 अनुपात के बराबर बनेगी। अब यहाँ क्या हमें बोला है कि लड़कों की संख्या 28 है। लड़कों की संख्या 28 है, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे लड़कों की संख्या 7 यूनिट है, मतलब 7 बराबर 28 कह सकते बच्चा। तो 1 बराबर मेरी 4 होगी, 1 यूनिट बराबर 4 होगी। तो पूछा हमसे क्या गया है, हमसे यहाँ पूछा गया कक्षा में छात्रों की संख्या पूछा गया है। क्लियर? अब कितना होगी? 1 बराबर 4, तो 10 बराबर, तो कुल विद्यार्थियों छात्रों संख्या कितनी हो जाएगी? 40। छात्र तो आपके पास डाटा दिया है, पूछेगा नहीं। छात्रा पूछ सकता था आपसे, वो तो छात्रा पूछता तो मेरा कितना हो जाएगा? 12। 1 बराबर 4, तो 3 बराबर 12 आपकी छात्रा हो जाती। और विद्यार्थियों संख्या छात्रों संख्या पूछी है, तो 10 गुणे 4 मीन्स 40 आपका छात्रों संख्या होगी। क्लियर? समझ में आएगा? नोट कर ले इसको, जो भी डाउट लगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का है। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को पढ़ने में आज मजा आ रहा होगा, जो पढ़ने वाले लड़के हैं, और जो नए लड़के छात्र जुड़े हैं वो प्रीवियस वीडियो देखें, जिससे उनको भी पढ़ने मजा आए और उनको समझ में आएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, और उनके बाद आज के बाद उनका नहीं लगेगा कि मेरा मैथ कमजोर था। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन आज का देखो क्या करा है। एक समूह में से 5 सबसे छोटी संख्याओं का मध्यमान 18 है। एक समूह में से 5 सबसे छोटी संख्या
का मध्यमान का मध्यमान 18 है। क्लियर। जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत समूह का मध्यमान 20 है। समूह का मध्यमान 20 है तो सबसे बड़ी 8 संख्याओं का मध्यमान 8 संख्याओं का मध्यमान। ये आपसे क्वेश्चन किया है। क्लियर हुआ। रिपीट करो स्टेटमेंट फिर से। एक समूह में से 5 सबसे छोटी संख्याओं का मध्यमान, जो मध्यमान मीन्स औसत, मध्यमान अगर कहीं वर्ड आ जाता है कंफ्यूज मत करिएगा। मध्यमान मीन्स औसत हो गया, या माध्य बोलेगा तो भी औसत होगा, जिसको मीन कहा जाता है। क्लियर। औसत है। जबकि सभी समूह का 20 औसत है तो सबसे बड़ी। चलो हम समूह के 5 मध्यमानों का वैल्यू 18 है, तो इन 5 का योगफल पता करते बच्चा 90 होगा। सबसे 5 छोटी संख्याओं का मध्यमान 18 है तो इनका योगफल कितना होगा? 90 होगा। और पूरे समूह का औसत कितना दिया है? औसत कितना बोला? 20। पूरे समूह का औसत बोला 20। अब पूरा समूह कहाँ मुझे दिया? संख्या दिया नहीं मुझे पूरे समूह का, तो शुरू में बोला उसने का 5 सबसे छोटी संख्या और 8 सबसे बड़ी संख्या। मतलब आपके पास कुल समूह कितनी होगी? 13 की होगी। कुल समूह कितनी की होगी? 13 की होगी। कि उसने क्लू मुझे दिया है 5 सबसे छोटी संख्या इधर होगी और 8 सबसे बड़ी संख्या इधर होगी। क्लियर। मतलब हो गया 1 2 3 4 5, इधर से 5 हो गया और 8 उधर बढ़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर हो गया। मतलब कुल पद कितने हो गए? 13 हो गए। क्लियर। कुल पद 13 हो गई। इसका अगर बच्चा पता करे 260 होगा। अब पूछा उसने क्या आपसे 8 सबसे बड़ी संख्याओं का औसत पूछा है। मतलब ये हुआ मुझे 8 पदों का योगफल पता करना होगा। 8 पदों का योगफल पता करना होगा। तो करें क्या? यहाँ से हम 260 में से बच्चा, मतलब जो 13 पद की मेरी वैल्यू है उसमें से 5 पद की वैल्यू अर्थात 90 घटा दे 90। आपका 0 आ गया। 16 में से 9 गया, 7 हो गया, 1 कैरी आ गया आपका। मतलब ये जो आपका आया, ये जो वैल्यू आपकी आएगी बच्चा 8 पदों का योगफल आएगी। 8 जो बड़ी पद थी उनका योगफल कितना आ जाएगा? 170 आ जाएगा। जो 8 बड़ी पद थी उनका योगफल कितना आ जाएगा? 170 आ जाएगा। तो पूछा क्या गया? औसत पूछा गया है। तो हम औसत मतलब भाग देते हैं। 8 पदों का इसमें भाग देते, तो 8 दूनी 16, 1 10 हुआ।